हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामाकृष्ण ट्यूटोरियल। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ आपको याद होगा, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कूलॉम्स लॉ का। एक बार मैं रिवाइज करूं कूलॉम्स लॉ। एक पॉइंट चार्ज है और इसके कारण इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r²। यदि इस डायरेक्शन को मैं एन कैप एज्यूम कर लूँ तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² एन कैप, जहाँ एन कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्टेड है रेडियली अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये था कूलॉम लॉ फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड के जो सोर्स हैं वो है मूविंग चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? स्टेशनरी चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्सेज क्या है? स्टेशनरी चार्जेस। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या है? मूविंग चार्ज। ओके, तो यदि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनके कारण करंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। ओके, अब अलग अलग करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक बेसिक लॉ से स्टार्ट करना हो। जैसे कि अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करते थे? उसके लिए एक बेसिक लॉ था कूलॉम लॉ, और कूलॉम लॉ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है किसके कारण? एक पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक उसी तरीके से बायो सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, करंट के कारण नहीं, करंट एलिमेंट के कारण। ओके, बायो सावर्ट लॉ आपको मैग्नेटिक फील्ड बताता है किसके कारण? करंट एलिमेंट के कारण। व्हाट इज करंट एलिमेंट? तो चलिए मैं बताता हूं। एक आर्बिट्रेरी शेप का जो है कंडक्टर कंसीडर कीजिए। तो यहां मैंने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। अब इसका लेंथ वगैरह क्या है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इस कंडक्टर में करंट आई है और इस कंडक्टर के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं किसी पॉइंट पी पर। ओके, तो एक्चुअली हमें इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए कोई लॉ पता नहीं। ओके, हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं एक करंट एलिमेंट के कारण। और करंट एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले इस कंडक्टर पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कीजिए। छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं। ओके, लेंथ भी एक वेक्टर होता है। यहां पर लेंथ एलिमेंट को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसे एक वेक्टर बनाएंगे और इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंशियल होगा इस लेंथ एलिमेंट के, इस कंडक्टर के टेंजेंशियल होगा। लेकिन डायरेक्शन किधर लेंगे? इस अलोंग या इस अलोंग। इसका डायरेक्शन होता है करंट के अलोंग, या यूं कह सकते हैं करंट के साथ स्मॉलर एंगल बनाना चाहिए। तो करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से करंट का फ्लो हो रहा है। तो लेंथ वेक्टर जो है जिसे हम लोग डीएल वेक्टर कहेंगे, उसका डायरेक्शन ये रहा। ओके, अब अक्सर जो है लेंथ वेक्टर को जो है करंट के साथ लिखा जाता है। मतलब इसके साथ हम लोग करंट आई को जोड़ करके लिखा करते हैं, आई डीएल वेक्टर। आई डीएल वेक्टर को ही कहा जाता है करंट एलिमेंट। ओके, और बायो सावर्ट लॉ के हेल्प से हम इस करंट एलिमेंट के कारण
किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इस करंट एलिमेंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो सपोज स्मॉल r है। यदि मैं पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो सपोज ये r वेक्टर है। ओके, अब यहां पर जो लेंथ वेक्टर है dl वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट dl का पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। जो dl वेक्टर है लेंथ, ओके, लेंथ एलिमेंट वेक्टर, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट जो है इस पोजीशन वेक्टर के अलॉन्ग है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ओके, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, पॉइंट P पर इस करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे मैं dB से डिनोट कर रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के मैग्नीट्यूड का। ओके, करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर के कारण पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सपोज यदि dB है तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के मैग्नीट्यूड का। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dl के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का और dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। ओके, इस लेंथ एलिमेंट से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ओके, और इन्हें हम लोग कंबाइन करके लिखते हैं dB इक्वल टू dB प्रोपोर्शनल टू I dl परपेंडिकुलर, मतलब क्या, dl sin थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ओके, यदि करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर और पोजीशन वेक्टर r वेक्टर के बीच एंगल थीटा हो, ओके, तो dl का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, dl sin थीटा। ओके, तो dB प्रोपोर्शनल टू I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरीके से यहाँ कूलॉम लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता था ke q अपॉन r स्क्वायर, इसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, राइट। यदि चार्ज पार्टिकल चार्ज जो है वो वैक्यूम में हो, फ्री स्पेस में हो, तो इस के का वैल्यू होता है 1/4πε0, और यदि कोई मीडियम हो तो इस के का वैल्यू होता है 1/4πε। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया kb, और फ्री स्पेस के लिए kb का वैल्यू होता है μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इन फ्री स्पेस। ओके, यदि इस जगह पर कुछ नहीं है, वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तब उस केस में kb का वैल्यू होगा μ0/4π। ओके, तो इस तरीके से dB इज इक्वल टू मिला μ0/4π I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बायो-सावर्ट लॉ रिवाइज करा देता हूँ। एक कंडक्टर जिसमें करंट I है पर एक करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर कंसीडर कीजिए, और एक पॉइंट P
करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर के रिस्पेक्ट में, जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है, पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। ओके, इस कंडक्टर में या इस करंट एलिमेंट में जो करंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। लेंथ वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है dl sin थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एलिमेंट dl एंड द पॉइंट P। ओके, अब इन तीनों को कंबाइन करने का आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। ओके, ये जो है मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। मैं थोड़ा सा कूलॉम लॉ पे आता हूं पीछे। ओके, आप लोग पढ़े हुए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है KE Q अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ KE जो है कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, उसी तरीके से यहाँ KB जो है वो कांस्टेंट है मैग्नेटिज्म का। यदि ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन हो, यदि ये पॉइंट चार्ज हो फ्री स्पेस में, कहाँ? फ्री स्पेस में, तब KE का वैल्यू होता है 1/4πε0। ओके, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। कब? फॉर चार्ज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। और यदि एक मीडियम हो तब हम लोग लिखते थे 1/4πε Q अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, सेम उसी तरीके से यहां पर मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है KB। KB इक्विवेलेंट है μ0 अपॉन 4π के। ओके, KB इक्विवेलेंट है μ0 अपॉन 4π के। तब हम लोग dB इक्वल लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो हम लोग लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कब? इन फ्री स्पेस। यदि ये करंट कैरिंग कंडक्टर फ्री स्पेस में हो, ओके, और फ्री स्पेस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तब जो है ये इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। लेकिन यदि फ्री स्पेस ना हो, कोई मीडियम हो, तब मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो होगा μ अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इन अ मीडियम। ओके, एनी प्रॉब्लम? गुड। तो μ0 को हम लोग क्या पढ़ते हैं और म्यू को क्या पढ़ते हैं? म्यू या μ0 जो है ये है परमिएबिलिटी। क्या? परमिएबिलिटी। μ0 is permeability of free space and mu is permeability of medium। अब μ0, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, ये सब कांस्टेंट है। और ग्रेविटेशन में भी एक कांस्टेंट आपको मिला था। ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन होता है Fg इक्वल G
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में फर्क है। जी जो है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था, लेकिन वही एप्सिलॉन और म्यू, ओके, एप्सिलॉन और म्यू, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये मीडियम पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का वैल्यू जो है वो मीडियम पर डिपेंड करता है, और जी जो था ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आप लोग याद रखेंगे। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन है, कूलॉम लॉ जो था और बायो-सावर्ट लॉ, इसमें भी कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंस है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज होता था या फिर टुवर्ड्स द चार्ज होता था। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और करंट एलिमेंट आइडियल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। ओके, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, तो इन दोनों का प्लेन, ये बोर्ड के प्लेन में है, ये आइडियल वेक्टर भी और आर वेक्टर भी। तो मैग्नेटिक फील्ड आइदर आउट ऑफ प्लेन और इनटू द प्लेन होगा। उसका डायरेक्शन आप लोग राइट हैंड थंब रूल से पता कर सकते हैं। ये है करंट का डायरेक्शन, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कीजिए, करंट के डायरेक्शन में ये जो राइट हैंड का थंब है इसे प्लेस कीजिए, तब ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, राइट, वो डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ प्लेन है। तो इस ओर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा और इस ओर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, जो कि आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। ओके, तो ये जो इक्वेशन है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जो कि बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, dB इक्वल म्यू अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और फ्री स्पेस में यदि हम लोग बात करें, हम लोग इसी की बात करेंगे, ठीक है। जितने भी करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो सब हम लोग फ्री स्पेस में ही कैलकुलेट करेंगे। ओके, तब उसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे ताकि ये इक्वेशन जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बता सके। इन वेक्टर फॉर्म इस इक्वेशन को लिखा जाएगा dv वेक्टर इक्वल आइडियल वेक्टर। ओके, आइडियल वेक्टर, और इसके साथ कौन सा वेक्टर होना चाहिए? यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर तो नजर नहीं आ रहा आपको, यहाँ पर कोई दूसरा वेक्टर तो नजर नहीं आ रहा आपको। अच्छा देखिए, तो आपने यहाँ लिखा है साइन थीटा, और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर। ओके, तो आप क्या कीजिए, पोजीशन वेक्टर के लिए एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कीजिए, आर कैप। ओके, सिंस थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड आइडियल वेक्टर, so we can write ideal sin theta as ideal vector क्रॉस आर कैप। देखिए, तो आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप का मैग्नीट्यूड आइडियल साइन थीटा होना चाहिए। चेक कीजिए, आइडियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड आइडियल और आर कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो आइडियल इंटू 1 आइडियल। ओके, उसके बाद साइन और उसके बाद दोनों के बीच का एंगल। ओके, आइडियल वेक्टर और आर कैप के बीच का एंगल है थीटा, तो आप लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा, राइट। तो ये आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप जो है वो सही सही रिप्रेजेंट करता है आइडियल साइन थीटा को। ओके, अपॉन आर स्क्वायर। ओके,
अब नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में जो है आर से मल्टीप्लाई कीजिए, डीवी वेक्टर इक्वल आइडियल वेक्टर क्रॉस। यदि नॉमिनेटर में आर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आर वेक्टर, आर इंटू आर कैप, ओके, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। और यदि आपने डिनोमिनेटर में आर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आर क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए ये इक्वेशन आपको मिला। सॉरी, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट छोड़ दिया है, μ0/4π, μ0/4। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए इक्वेशन आपको मिला, डीवी वेक्टर इक्वल टू μ0/4π आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब फ्री स्पेस में ये कांस्टेंट है μ0/4π। μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और यहाँ से μ0 का वैल्यू आपको मिलेगा 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। μ0 को हम लोग क्या पढ़ते हैं? μ0 को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म सेपरेट टॉपिक्स नहीं है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कोरिलेटेड हैं, दोनों की एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी है। तो एप्सिलॉन नॉट और μ0 के बीच भी एक खास रिलेशनशिप है। एप्सिलॉन नॉट और μ0 के बारे में, यानी परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, ओके। वहीं पर आपको जो है इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओके। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक सर्कुलर करंट लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। यहाँ पर एक सर्कुलर करंट लूप कंसीडर कीजिए जो कि है YZ प्लेन में। यदि मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग चलूं, ये डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग, ये y एक्सिस, और ये आउट ऑफ प्लेन z एक्सिस, ओके। और ये जो सर्कुलर करंट लूप है ये इस तरीके से है, तो ये आपका YZ प्लेन में है, ओके। YZ प्लेन में ये सर्कुलर करंट लूप है, ओके। इस प्लेन में ये जो करंट है देखिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पे बाहर की ओर है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे अंदर की ओर है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट बाहर की ओर निकल रहा है और लोअर मोस्ट पॉइंट पे करंट इनटू द प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन इनटू द प्लेन, ओके। अब इसके कारण इस एक्सिस पर इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। पॉइंट P पर आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कौन सा लॉ यूज करेंगे आप लोग? जी हाँ, बायो-सावर्ट लॉ, राइट। बायो-सावर्ट लॉ के हेल्प से आप एक करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। और ये तो पूरा का पूरा एक सर्कुलर करंट लूप है, यहाँ पर करंट लूप नहीं, करंट एलिमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस सर्कुलर करंट लूप पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करना होगा। मैं इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसीडर करता हूँ जिसका लेंथ है d, और करंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे आउट ऑफ प्लेन है, तो आइडियल वेक्टर यानी करंट एलिमेंट वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन इस अलोंग आप दिखाएंगे फिगर में, ये हो गया आइडियल वेक्टर, ओके। और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? ये रहा, राइट। इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो देखिए, तो ये जो डिस्टेंस है ये है रेडियस और ये है स्मॉल r, राइट। तो ये आपको मिलेगा √R² प्लस स्मॉल r², ओके। अब आइडियल वेक्टर यानी ये जो करंट एलिमेंट है इसके कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप लोग बायो-सावर्ट लॉ पढ़े, dv वेक्टर इक्वल टू μ0/4π आइडियल वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब।
करंट एलिमेंट वेक्टर जो कि आउट ऑफ प्लेन है, इसे आप रोटेट कीजिए इस पोजीशन वेक्टर के अलाउंग, ऐसे रोटेशन यदि क्लॉकवाइज हो तो इनटू द प्लेन, और यदि रोटेशन इनटू एंटी क्लॉकवाइज हो तो आउट ऑफ प्लेन। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, यहाँ से यदि मैं देखूँ इसे रोटेट करके, तो रोटेशन जो है क्लॉकवाइज है, और इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इनटू द प्लेन होना चाहिए, ये प्लेन, इस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्लेन में इनटू द प्लेन होना चाहिए, ऐसा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला ये, डीबी वेक्टर का डायरेक्शन ये रहा, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, ये देखिए, ये रहा आइडियल वेक्टर का डायरेक्शन और ये रहा पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का डायरेक्शन, दोनों के बीच एंगल क्लियर है 90 डिग्री। तो ये रहा आपका साइन पाई बाई 2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर, ओके। यहाँ से यहाँ सेपरेशन कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाए, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। इस डिस्टेंस को यदि आप जेड मानते हैं तो आप इस सर्कुलर करंट लूप पर कहीं भी आप करंट एलिमेंट कंसीडर कीजिए, उस एलिमेंट से पॉइंट पी का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, जिसका वैल्यू जेड होगा। तो डीबी का मैग्नीट्यूड, डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, चाहे आप करंट एलिमेंट कहीं भी कंसीडर कीजिए, ओके। और अब डीबी वेक्टर जो है इसका कंपोनेंट लीजिए, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस के अलाउंग, जिसे मैं बोल रहा हूं डीबी का एक्स कंपोनेंट, और एक ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसे हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या इसे वाई कंपोनेंट नहीं बोल सकते हैं? जी नहीं बोल सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि ये करंट एलिमेंट यहाँ है तो ठीक है, डीबी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस के अलाउंग है। लेकिन यदि ये करंट एलिमेंट यहां पर आपने कंसीडर किया है, ओके, तब मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। यदि आपने करंट एलिमेंट यहां कंसीडर किया है तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर इस डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। यदि आप करंट एलिमेंट यहां कंसीडर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि डीबी वेक्टर्स जो हैं अलग अलग करंट एलिमेंट के कारण ये एक कोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सारे डीबी वेक्टर मिल करके एक कोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से। पॉइंट पी पे डीबी वेक्टर ऐसे इस तरीके से एक कोन का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। अब यदि डीबी वेक्टर इस अलोंग है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग है, सही बात। लेकिन यदि डीबी वेक्टर इस अलोंग है तब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ होगा, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, ओके। तो इसलिए जो है इसे आप लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसे आप लोग वाई कंपोनेंट नहीं बोल सकते हैं, ओके। और बाई सिमेट्री जितने भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं उन सब का सम मिलेगा 0। कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो करंट एलिमेंट आप कंसीडर करते हैं इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एक करंट एलिमेंट यहां कंसीडर कीजिए। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये रहा और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये रहा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये रहा। चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है,
तो दोनों का परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी सेम होगा, ये दोनों सेम होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इस करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो करंट एलिमेंट है उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के द्वारा। उसी तरीके से इस सर्कुलर करंट लूप पे जितने भी करंट एलिमेंट्स हैं उन सबके मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट जो करंट एलिमेंट है उसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाया करता है, और इस कारण से जो सम मिलेगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का वो मिलेगा जीरो। बाय सिमेट्री डीवी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का सम मिला आपको जीरो। हाँ, लेकिन जितने भी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से हैं और सबका एक्स कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है। ओके, क्योंकि सब एक ही डायरेक्शन में है, सब सम अप हो जाएंगे, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सिस पर वो मिलेगा इंटीग्रल ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट? क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सम अप करने पर ऐड करने पर जीरो हो जाता है। ओके, तो बचा क्या? एक्स कंपोनेंट। तो जितने भी ये डीवी वेक्टर है ना, उन सब का एक्स कंपोनेंट का आप इंटीग्रेशन कीजिए, सबको आपस ऐड कीजिए, तो आपको मिल जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। इंटीग्रल ऑफ डीवी का वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, ओके। और डीवी का एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा? ये देखिए, यदि इससे मैं एंगल थीटा एज्यूम करता हूं, ओके, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। और ये डीवी वेक्टर जो है इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल होगा थीटा, राइट? तो यदि ये एंगल थीटा है तो डीवी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हुआ डीवी कॉस थीटा और एक्स कंपोनेंट हुआ डीवी साइन थीटा, राइट? और साइन थीटा का वैल्यू यहां से आप क्या लिखेंगे? थीटा के लिए परपेंडिकुलर आर और हाइपोनस ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप लोग लिखेंगे साइन थीटा के लिए ये हो गया डीवी का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ओके। और इसे इंटीग्रेट करना है इस तरीके से ताकि ये पूरा का पूरा सर्कुलर लूप जो है इसमें सम अप हो जाए, ओके। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है ओवर द लूप, ओके। अब देखिए म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, ये रेडियस आर भी कांस्टेंट है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में बचा, इंटीग्रल आपको लेना है किसका? सिर्फ डीएल का ओवर द लूप। अब देखिए तो इस पूरे लूप पे बहुत सारे छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट है डीएल, और उन सब को जब हम लोग ऐड कर देंगे, पूरे लूप को कंसीडर करते हुए सारे डीएल को हम लोग, सारे लेंथ एलिमेंट को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें इस लूप का टोटल लेंथ यानी इस लूप का सरकमफेरेंस मिल जाएगा, ओके। तो हमें इस लूप का सरकमफेरेंस मिलेगा पी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको मिलेगा
क्या होता है 2 पाई आर सरकमफेरेंस। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इक्वेशन रहा फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप। इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई 4 पाई, यहाँ पे 2 मिलेगा आपको, राइट। ये आपको मिलेगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब आपकी मर्जी, आप किस फॉर्म में याद रखना चाहते हैं इक्वेशन को। आप इस फॉर्म में याद रखना चाहें तो याद कर सकते हैं, इस फॉर्म में चाहें तो इस फॉर्म में भी इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। अब एक स्पेशल केस पढ़ाइए। स्पेशल केस क्या, आप इस सर्कुलर करंट लूप के सेंटर पर आइए। तो यदि आप सेंटर पर आएंगे तो ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बीओ से डिनोट कर देता हूँ, ओके, बीओ या फिर बी नॉट उसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, तब ये आपको मिलेगा आर क्यूब 2r3, ठीक है, और यहाँ है आर स्क्वायर। तो आपको क्या मिला बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ओके, एनी प्रॉब्लम। अब देखिए, यदि ये तो एक सिंगल लूप है करंट का, यदि एन लूप है तब सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ओके, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, दूसरा लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, फिर अगले लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सबके सम के इक्वल होगा, राइट। तो यदि एन लूप का ये सर्कुलर करंट लूप, तब एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा n इंटू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। और सेंटर पर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट लूप। आज के क्लास में इतना है, थैंक यू।